आपका पहला अभ्यास था उपरोक्त खर्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में वर्गीकृत करना था आपको। और दूसरा अभ्यास था ये नंबर्स को लेके पी&एल बनाए ताकि व्यवसाय में कितना ग्रॉस प्रॉफिट और कितना नेट प्रॉफिट हुआ ये आपको पता चले। तो आइए देखते हैं इन सवालों का जवाब क्या है। तो ये रहा आपका कॉस्ट का वर्गीकरण। जैसे श्रमिकों का वेतन है वो डायरेक्ट कॉस्ट जाएगा क्योंकि जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कच्चा माल भले ही नकद खरीदा हो या उधार पर खरीदा हो, आ, वो डायरेक्ट कॉस्ट जाएगा आपका। बिजली, पानी और ईंधन भी डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन हो रहा है सुंदरी गारमेंट्स में। पर बैंक को जो ब्याज दे रहे हैं वो बिजनेस, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डिप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि इनका प्रोडक्शन से कुछ ताल्लुक नहीं है। पर्चों की छपाई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो छपाई करने से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर आप अगर परिवहन देखेंगे, जो तैयार माल का परिवहन है वो डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि आपका अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो परिवहन भी बढ़ जाएगा। मालिकों का वेतन भी डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि उनका काम है सिर्फ मालिक ना होना, पर काम भी करना है। और कच्चे माल का परिवहन परिवहन भी डायरेक्ट कॉस्ट है, पर मरम्मत और रखरखाव ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। तो इन कॉस्ट को लेके आप पी&एल बनाएंगे तो इस तरह दिखाई देगा आपको। रेवेन्यू आपका है क्रेडिट और कैश दोनों मिला के 9,98,000। उसमें से आप अगर डायरेक्ट कॉस्ट निकाल देंगे तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा 1,50,000। तो ये सब आपके डायरेक्ट कॉस्ट है। तो कुल डायरेक्ट कॉस्ट आपका हो गया 8,48,000। उसमें ये 9,98,000 में से आप 8,48,000 हटाएंगे तो 1,50,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आइए देखते हैं नेट प्रॉफिट कैसा है। तो यहाँ तक तो आप देख चुके हो, ये ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन है। उसके बाद में इनडायरेक्ट कॉस्ट चालू होगा। किराया है नहीं अभी, मरम्मत वगैरह ये सब जो चीजें हैं ये आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। कुल इनडायरेक्ट कॉस्ट है 53,000। और उसके बाद में अदर इनकम भी कुछ है और अदर कॉस्ट भी कुछ है, वो जोड़ के और निकाल के आपका नेट प्रॉफिट आ गया 66,000, 66,000। तो इसको हम अगर स्टेयरकेस के रूप में देखना चाहें, सीढ़ी के रूप में देखना चाहिए, ये आपको याद होगा हमने देखा था। तो आइए देखते कैसा दिखेगा। तो रेवेन्यू आपका है सबसे ऊपर, उसमें से आप डायरेक्ट कॉस्ट घटा देंगे तो आपको ग्रोस प्रॉफिट, मतलब एक स्टेप आप नीचे आगे। उसमें से आप इनडायरेक्ट कॉस्ट घटा देंगे और उसमें अगर अगर आप अन्य आए और उसमें से अन्य खर्च निकाल देंगे तो अगला स्टेप पे आ जाएंगे नेट प्रॉफिट। तो ये हुआ सीडी को लेके पी&एल सुंदरी गारमेंट्स का। तो आइए एक नजर डालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अब। तो व्यवसाय में लाभ तो आवश्यक है ही, और लाभ बताने के लिए हम पी&एल का इस्तेमाल करते हैं। पर एक और अक्सर चीज हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन। आइए पहले देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। तो प्रॉफिट की मात्रा या मार्जिन हम निकाल सकते हैं जब हम प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे। तो अगर प्रॉफिट को आप भागेंगे रेवेन्यू से तो आपको मिल जाएगा मार्जिन, और ये अक्सर परसेंटेज में दिखाई देता है। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई एक व्यवसाय है, उसका लाभ है 12,000 और रेवेन्यू है 60,000, तो इस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन हुआ 12,000। उसको 60,000 से भाग रहे हो आप, ये भागाकार करने के बाद आएगा आपको 0.2 या 20%। तो ये रहा ये बिजनेस का मार्जिन। अब ये आपको सोचना है ये क्यों कर रहे हैं हम बिजनेस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। तो दो चीजों के लिए कर रहे हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि भाई हमारा बिजनेस ये साल पिछले साल से अच्छा हुआ है। एक तरीका यह है कि आप सिर्फ प्रॉफिट की तरफ देखो। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, बात बिल्कुल ठीक है।
पर दूसरा तरीका यह है कि आपको यह भी देखना है कि अगर कस्टमर से आपको 100 रुपया मिला है, उसमें से कितना बचता है बिजनेस के पास प्रॉफिट के नाम पे, ये आपको मार्जिन दर्शा रही है। तो आप अगर रेवेन्यू को 100 रुपया पकड़ लो और प्रॉफिट को 20 रुपया पकड़ लो, तो ये दर्शा रहा है ये नंबर कि अगर आपने कस्टमर से 100 रुपया लिया है तो सब आपका खर्च 80 है और आपके पास 20 रुपया बचा है प्रॉफिट का। ये रहा पिछले साल में। और अगर इस साल में आपका 100 रुपया रेवेन्यू लेके 78 कॉस्ट है और 22 रुपया बच रहा है, तो इसका मतलब आपका मार्जिन 22% हो गया। इसका मतलब ये भी है कि आपके बिजनेस में सुधार आया है, क्योंकि आपने बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाया है। क्योंकि पिछले साल 80 रुपया जाता था कॉस्ट में, इस बार 2 रुपया कम जा रहा है कॉस्ट में। तो इसीलिए हम प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं। दूसरा कारण यह है कि अगर दो बिजनेस को आपको कंपेयर करना है, एक चाय का बिजनेस है और एक ये सुंदरी गारमेंट्स है, अलग अलग टाइप के बिजनेस है, इनको हम रेवेन्यू से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर इनको प्रॉफिटेबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं जरूर। तो इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी देखना जरूरी है बिजनेस में। तो दो तरह की प्रॉफिटेबिलिटी हम देखेंगे, एक है ग्रोस मार्जिन और दूसरी है नेट मार्जिन। तो ये मैंने अभी आपसे कहा कि मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी हमें ये चीज बताते हैं कि व्यवसाय जब खर्च निभाने के बाद रेवेन्यू का कितना हिस्सा अपने लिए रख सकता है। तो दो मुख्य प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला है ग्रोस मार्जिन, जिसमें आपका न्यूमरेटर मतलब ऊपर का जो नंबर है वो ग्रोस प्रॉफिट आएगा, नीचे का नंबर रेवेन्यू रहेगा। और दूसरा मार्जिन है नेट मार्जिन, जिसमें आपका ऊपर का नंबर न्यूमरेटर नेट प्रॉफिट आएगा और डिनोमिनेटर रेवेन्यू आएगा। तो ये दोनों हमको बता रहे कि आप बिजनेस की एफिशिएंसी कैसी है। ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस मार्जिन बता रही है कि आपका प्रोडक्शन का एफिशिएंसी और सेलिंग का एफिशिएंसी कैसा है। नेट मार्जिन बता रही है कि आपके सारे बिजनेस में जो फंक्शन है, मार्केटिंग, सेल्स है, प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग है, ये सब मिला के आपका एफिशिएंसी कैसा है बिजनेस का, ये आपको नेट मार्जिन दर्शा रही है। तो आपको याद होगा सुंदरी गारमेंट्स में हमने ग्रोस प्रॉफिट बनाया था और नेट प्रॉफिट भी बनाया था। अब देखना है मार्जिन्स कितना है, ये आपका काम है। तो आप लोगों के लिए एक और व्यवसाय है, एक और अभ्यास है। आपको सुंदरी गारमेंट्स के बारे में याद होगा, ये सब विवरण है सुंदरी गारमेंट्स का, ये आप देख चुके हो पहले तीन चीजें। चौथा थोड़ा हटके है, तो आपको बता रहा हूं मैं। मालिकों ने 1 लाख रुपया नगद लगाकर 3 साल पहले यह व्यवसाय शुरू किया था। तब उन्होंने कुछ ऋण भी लिया था और उस ऋण से 2 लाख रुपया अभी भी चुकाने बाकी है। और ये पूंजी उन्होंने इसलिए ली थी कि उनको सिलाई मशीनें खरीदनी थी। तो आगे चल के देखते हैं तीसरे वित्तीय वर्ष का लेन देन आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर है ओपनिंग इन्वेंट्री, मजदूरी, कच्चा माल इत्यादि, ये सारी चीजें, ये लेन देन तीसरे साल में हुई है। आपका काम यह है, तीन चीजें आपको करनी है। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनको सेपरेट करना है, जो आप एक बार कर चुके हो, एक तो आपको अंदाजा है किस तरह से करना है। दूसरा है आपको मार्जिन निकालने हैं, ग्रोस मार्जिन निकालनी है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी निकालनी है। तो दो नंबर में आपको करना है ग्रोस मार्जिन और नेट प्रॉफिट। तीसरे में सॉरी ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, दूसरे में करना है आपको ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, और तीसरे में करना है ग्रोस मार्जिन और नेट मार्जिन। तो ये तीन हिस्से हैं अभ्यास के, आपको करने हैं।
तो आइए मुख्य बिंदु देखते हैं। आपको याद होगा ग्रोस प्रॉफिट हम किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट हमको ये बताता है कि कोई व्यवसाय कैसे वस्तुओं का उत्पादन करता है और वही व्यवसाय उन वस्तुओं या सेवाओं का वितरण किस प्रकार करता है। तो ये एफिशिएंसी दर्शा रहा है प्रोडक्शन की और सेल की। नेट प्रॉफिट व्यवसाय की समग्र स्थिति के बारे में जानते हैं, बताते हैं। और लाभप्रदता या मार्जिन जो परसेंटेज में आती है, वो इस चीज की गणना करती है कि लाभ में से रेवेन्यू को, अगर रेवेन्यू से आप हर कॉस्ट हटा दे तो कितना भाग बचता है लाभ के हैसियत से बिजनेस के लिए। आप अगर डायरेक्ट कॉस्ट हटा रहे हो तो आपको आएगा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस मार्जिन। आप अगर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट और बाकी सब चीजें भी हटा रहे हो तो आपको आएगा नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन। तो आइए चलते हैं थोड़ा, एक मुद्दा है जो इन्वेंट्री और डायरेक्ट कॉस्ट, इनमें संबंध है। तो ये मुद्दे पर थोड़ी चर्चा आप करेंगे नंबर 5 में। तो एक बिजनेस लेते हैं हम लोग। ये केले के ट्रेडिंग का व्यवसाय है जो एक दीदी है माया, वो चला रही है। तो माया की ने बाजार में एक दुकान ली है और जिसके लिए वो हर महीने किराया देती है। वो थोक बाजार से माया केले खरीदती है और अपने दुकान में लाके खुदरा ग्राहकों को बेचती है। ये उसका बिजनेस है। फिलहाल वो सिर्फ केले बेच रही है, जल्दी वो दूसरे फल भी बेचेंगी। हो सकता है 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, पर फिलहाल सिर्फ केले बेच रही है। तो हमारा बिजनेस अभी सिर्फ केले का है। तो पिछले महीने में माया ने कुछ लेन देन की है जिसके बारे में अब चर्चा होगी। तो पिछले महीने में माया ने महीने के शुरुआत में उसके पास एक भी केला नहीं था। तो शुरुआत हुई है 0 केले से। महीने में उसने 1 रुपया प्रति दर के से 2000 केले लिए। एक बार नहीं लिए, बल्कि हर सप्ताह में कुछ 500 रुपए के यहाँ, 600 रुपए के कल, 300 रुपए के परसों, इस तरह से लिए हैं। और उसी महीने में माया ने 1700 केले 2 रुपए प्रति दर से बेचे हैं। इसका मतलब है महीने के आखिर में, अंतिम दिन में उसके पास 300 केले बचे थे, जिसे कि वो अगले महीने में बेचने का प्लान बनाए है। तो आपको ये काम है कि पिछले महीने का पीएनएल बनाए और उसको फिर हम समझेंगे। कोई अन्य खर्च माया ने नहीं किया था, इसीलिए पीएनएल में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट और रेवेन्यू का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट उसका था नहीं। तो रेवेन्यू उसका 2 है हर केले में, और उसने 1700 केले बेचे हैं। तो 3400 रुपए उसका रेवेन्यू आ गया। डायरेक्ट कॉस्ट है, आपको याद होगा, पहला तो रॉ मटेरियल है, 1700 केले लिए है और हर केले की कीमत 1 रुपया थी। तो कीमत जो है वो 1700 है, वो बेचे गए केलों की कीमत है। और मजदूरी उसकी कुछ नहीं थी, तो 0 है वो। तो उसका पीएनएल होगा 3400 से आप 1700 निकाल दो, तो आपको 1700 का नेट प्रॉफिट माया को मिल गया। अब आपको ये याद रखना होगा कि हमने भले ही केले 2000 खरीदे थे, पर कीमत हम सिर्फ 1700 की लगा रहे हैं कॉस्ट में। तो इसका एक कारण है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट में सिर्फ उन बेची गई वस्तुओं का खर्च होता है, और जिसको हम कॉग्स कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। और सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए रेवेन्यू दिखाया गया है, तो इसीलिए उन्हीं चीजों का कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। इसीलिए 300 केले जो है वो कॉस्ट में नहीं आएंगे।
तो वो कहाँ जाएंगे वो देखते हैं। आगे चल के हम बैलेंस शीट की बात करेंगे और तब हम समझेंगे कि बेचे हुए 300 केले हम इन्वेंट्री ये अकाउंट में दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब है 300 केले जो बचे हैं माया के, वो इन्वेंट्री में उसको दिखाने हैं क्योंकि वो अगले महीने बेचेगी, इस महीने नहीं बेच पाई वो। तो ये जो अवधारणाएं है इसको हम इन्वेंट्री कहेंगे। और केले के व्यवसाय में क्या हो रहा है, जब केला माया के दुकान में है तो उसको इन्वेंट्री में कहेंगे हम, और वही केला जब वो ग्राहक खरीदता है वो रेवेन्यू बन जाता है। तो केला आइदर रेवेन्यू होगा या फिर इन्वेंट्री होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो आपको याद होगा रेवेन्यू पर खर्च जो किया है हमने वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, इसीलिए उसको हम इन्वेंट्री में शामिल नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगले महीने की ओपनिंग इन्वेंट्री जो होगी माया की वो 300 केले की होगी। भले ही वो उसी दिन बेच भी देगी, पहले दिन महीने के बेच देंगी वो 300 केला, पर वो ये महीने के कॉस्ट में नहीं आएगा, वो ये महीने के इन्वेंट्री में आएगा, और वो आगे अगले महीने में उसका रेवेन्यू में पर्यावरण हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कभी कभार कुछ व्यवसाय में ये अक्सर होता है कि आपको ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उत्पादन में कितने कच्चे माल का प्रयोग किया है, पर कुछ चीजें व्यवसाय को पता करना आसान है। जैसे कि ओपनिंग इन्वेंटरी, क्योंकि आप गिन सकते हो कि भाई आज महीने का पहला दिन है, आपके पास कितने केले हैं, आप झट से गिन के बोल सकते हो कि हाँ 300 केले हैं। तो इसको हम कहेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी। आप ये भी गिन सकते हो महीने के आखिर में, आखिरी दिन, कि भाई कितने केले हम नहीं बेच पाए, आप झट से गिन के बताइएगा, और वो होगा आपका क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो ये दो चीजें तो हम जरूर गिन के बोल सकते हैं। आपने अगर पहले दिन से आखिरी दिन तक नोट किया है कि आपने कच्चा माल कितना खरीदा है और किस दिन खरीदा है, तो आपको ये भी अंदाज होगा कितना आपने माल खरीदा है। ये 3 नंबर को जोड़ के हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि उत्पादन में इस्तेमाल हुए कच्चे माल की कॉस्ट क्या है। और उसके लिए एक सरल सूत्र है, और सूत्र यह है कि उत्पादन में लगे कच्चे माल की कॉस्ट ये होगी, जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है उसको आप कच्चे माल की कॉस्ट से जोड़ देंगे जो आपने खरीदा है एक महीने में, और उससे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट निकाल देंगे, तो आपको COGS मिल जाएगा। तो आइए माया के बिजनेस की तरफ देखते हैं और ये सूत्र का उपयोग करते हैं। आपको याद होगा कच्चे माल का ओपनिंग इन्वेंट्री उसका 0 था, क्योंकि महीने के शुरुआत में उसके पास एक भी केला नहीं था। माया ने 2000 रुपए, 2000 केले 2000 रुपए लेके दे के खरीदे थे, आपको याद होगा। इसीलिए कच्चे माल की कॉस्ट हुई है 2000, पर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी उसके पास थी 300। तो 300 केले जो जो अभी बचे हैं उसकी कॉस्ट 1 रुपया हर केले का पकड़ के 300 रुपया हो गई है। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट जो 0 है, शून्य है, उसमें आप जोड़ेंगे खरीदे गए कच्चे माल की कॉस्ट, वो है 2000, उससे से आप उसमें से आप घटाएंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट, वो है 300, और इसी तरह से आपको 1700 मिल जाएंगे जो हम पहले देख चुके हैं। कई बिजनेस में कच्चे माल की कॉस्ट कुल कॉस्ट का बहुत छोटा हिस्सा होती है, अक्सर सर्विस बिजनेस में ऐसे होता है। तो ऐसे बिजनेस में हम लोग भले इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, पर इसका इस्तेमाल हम
जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, साइकिल मरम्मत करने का बिजनेस है, कुछ कच्चा माल जरूर लगेगा, पर मजदूरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कच्चे माल का कॉस्ट बहुत ही कम है। और ऐसे मामलों में कच्चे माल की खर्च की जो पूरी धनराशि है, हम कॉस्ट के रूप में गणना करते हैं और इन्वेंट्री में गणना नहीं करते हैं इसकी। तो ये कुछ बिजनेस में आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका कच्चा माल की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है तो आप उसको सीधा कॉस्ट में डाल दीजिए, इन्वेंट्री में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं किराने की दुकान की तरफ। और किराने की दुकान में कच्चे माल की कॉस्ट बहुत ही बड़ा हिस्सा होती है। पर ऐसे व्यवसाय में भी एक प्रॉब्लम आपको ज़रूर आएगा। आपकी जो इन्वेंट्री है उसका ट्रैक करना, मतलब रोज उसको कितना है देखना, बहुत ही कठिन होता है। तो वास्तव में आपने कितनी सामग्री खरीदी है, किस प्रकार की खरीदी है, कितनी बेची है, कितनी बेची है, कब बेची है, ये सब ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है उद्यमी के लिए। क्योंकि किराने के दुकान में आप 100 तरह के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं और इन सब का इन्वेंट्री में ध्यान रखना बहुत मुश्किल है बिजनेस में। खास करके आप लोग जो छोटे व्यवसाय में जुड़ जाएंगे, उन किरानों की दुकानों में अक्सर वस्तुओं की खरीदारी महीने में 4 या 5 बार होती है, सप्ताह में 1 या 2 बार होती है, इसका मतलब है। पर पीएनएल आप महीने में एक ही बार करेंगे। तो इसीलिए जब महीने के अंत में जो कुछ बचता है वो आमतौर पर अगले कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे मामले में कच्चे माल की खरीदी की जो पूरी धनराशि है, आप कॉस्ट में गणना कर सकते हो इसकी, उसको इन्वेंट्री में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री 2 या 3 दिन टिकेगी, उसके बाद में नया माल आ जाएगा। तो इसीलिए छोटे किराने दुकानों में इन्वेंट्री का भले ही कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका डिसीजन जो है कि कब चीजें, कितनी चीजें खरीदनी है, ये इन्वेंट्री पर निर्भर है। पर इसको जब अकाउंटिंग करते हैं हम लोग, तो इसको हम डायरेक्टली कॉस्ट में डाल देंगे, इन्वेंट्री में नहीं डालेंगे, क्योंकि इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो एक आपके लिए अभ्यास है, आपका सूत्र आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स का। ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट है, उसको खरीदे गए कच्चे माल को जोड़ना है आपको और उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, ताकि आपको सीओजीएस आ जाएगा। तो आपका अभ्यास यह है, अप्रैल में सुंदरी गारमेंट्स ने बना के बेचने के लिए सलवार कुर्ते कुछ बनाए हैं, और उसके पास उनके पास सलवार कुर्ते की कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी। और महीने में सुंदरी गारमेंट्स ने 10,000 रुपए का कच्चा माल खरीदा है। 6,500 की मजदूरी है वो है महीने में, और बिजनेस ने 150 सलवार कुर्ते तैयार किए हैं। उसमें से 100 सलवार कुर्ते 150 रुपए में बेचे हैं। और जब महीना खत्म हो गया तब व्यवसाय के पास 50 सलवार कुर्ते अभी भी बचे हैं। तो आपको ये निकालना है कि सुंदरी गारमेंट्स का ये महीने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है और डायरेक्ट कॉस्ट कितना है। तो ये आपका अभ्यास है। एक और एक्सरसाइज है आपके लिए, एक और अभ्यास है, थोड़ा दूसरा अलग अलग किस्म का बिजनेस है, जिसको हम ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कहेंगे। और ये दीदी नमिता है उसका नाम, वो चला रही है, एक गांव में ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, और वह लोगों को उनके घरों में जाके सेवा देना चाहती है, ताकि उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आपको कुछ अनुभव होगा ब्यूटी पार्लर का, आपके कोई पड़ोसी है उनका शायद होगा ये बिजनेस, या फिर आप कस्टमर के हैसियत से कहीं जा चुके हो ब्यूटी पार्लर में। तो आपके विचारों में इस प्रकार के व्यवसाय में डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन से आइटम आने की संभावना है, ये आपको
सोच के थोड़ा चर्चा करना है उसके ऊपर। तो इन आइटम की आप सूची बनाएं और प्रस्तुत करें, और फिर थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। और आपको, जब आप ये सूची बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, तो ये मुख्य बिंदु उभर आएगा कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन वाले बिजनेस में नहीं, पर सेवा बिजनेस में भी होता है। तो ये लिस्ट की आप सूची बनाइए और उसके बाद प्रस्तुत कीजिएगा। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में आपने देखा है। तो मुख्य बिंदु यह है कि सीओजीएस कैसे निकालें हम। ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट में आप खरीदे गए कच्चे माल को कॉस्ट को ऐड कीजिएगा, और उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को घटा दीजिए, तो आपको सीओजीएस आ जाएगा। पीएनएल में क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट शामिल नहीं होता है, सिर्फ सीओजीएस शामिल होता है। आइए आगे का बिंदु की तरफ चलते हैं, जो कैश और प्रॉफिट के बारे में चर्चा हम जिसमें हम कैश और प्रॉफिट के बारे में चर्चा करेंगे। और कैश और प्रॉफिट ये अलग चीजें हैं, ये एक ही चीज नहीं होती है बिजनेस में। यह संभव है कि व्यवसाय के पास कैश है, पर व्यवसाय को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। आपको याद होगा, हमने केले के दुकान के बिजनेस की तरफ थोड़ा गौर से देखा था। माया चला रही थी वो। मान लो अगर माया के पास दिन समाप्त होने के बाद 2500 रुपए रेवेन्यू में नकद आई है, पर उसने केले उस सुबह उधार पर खरीदे थे और सप्लायर को 3000 रुपए देना बाकी है। तो भले ही उसके पास कैश है, पर उस दिन के बिजनेस में उसको घाटा हुआ है। पर आपको याद होगा कि अगर कुछ केले बचे हैं, तो उसके पास इन्वेंट्री भी है। तो इसका मतलब यह है कि अगले दिन वो इन्वेंट्री बेच के पर्याप्त रेवेन्यू कमाएगी, जिससे आज का नुकसान की भरपाई हो जाएगी। पर अगर आज के बिजनेस की तरफ आप देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि उसको लॉस हुआ है, भले ही उसके पास कैश है। तो इसका मतलब यह है कि यह जरूर संभव है कि व्यवसाय के पास कैश है, पर उसके पास प्रॉफिट नहीं है। तो इसका मतलब है कैश होना और प्रॉफिट कमाना एक ही बात नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। पर थोड़ा प्रश्न हट के है। क्या आपको लगता है कि व्यवसाय में प्रॉफिट है, पर व्यवसाय के पास कैश है ही नहीं? क्या ये हो सकता है? और जवाब यह है कि हाँ, ये भी संभव है। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। माया के पास ही जाते हैं फिर से। तो माया ने 2000 केले खरीदने के लिए पिछले सप्ताह में 2000 रुपए का नकद का इस्तेमाल किया। पर उस दिन कोई स्थानीय ग्रुप स्कूल के हेडमास्टर माया की दुकान में आए, और उन्होंने कहा कि भाई, हमारे स्कूल में कोई बड़ा समारोह है और कई सारे बच्चे हैं, और हम उनको केले देना चाहेंगे खाने के लिए। तो सारे के सारे केले माया मैं आपसे उठा रहा हूँ। वो उन्होंने 2000 रुपए, सॉरी 2000 केले 2 रुपए प्रति केले के दर से खरीद लिए हैं। पर हेडमास्टर के पास उस दिन पर्याप्त पैसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा, माया भाई, हम आप तो हमको जानते हो, हम अगले दिन आपको पैसा देने का वादा करते हैं। तो अगर आप उस दिन की माया की व्यवसाय की स्थिति देखेंगे, तो दिन समाप्त होने पर माया ने 2000 रुपए कमाया तो जरूर है, लाभ, क्योंकि उसका कॉस्ट है 2000 और रेवेन्यू है 4000। पर उसके पास कैश बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा कि कैश तो दूसरे दिन देंगे। तो इसका मतलब ये है कि भले ही व्यवसाय ने प्रॉफिट काफी कमाया है उस दिन, पर वो प्रॉफिट दिखाने के लिए उसके पास कैश बिल्कुल नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि विधा व्यवसाय में उधारी देना और लेना ये अक्सर होता है।
सो ग्राहक ने अगर व्यवसाय में वस्तुएं ली है जो उसके उसका पैसा जो बाद में देने का वादा किया है, इसका मतलब यह है कि हमने उधारी पर बेचना है या क्रेडिट दिया है। उसी तरह से हम जब कुछ कच्चा माल खरीदते हैं सप्लायर से, तो कई बार ऐसे होता है कि भाई हम बोलेंगे आज पैसा नहीं देंगे आपको, कल दे देंगे। तो इसका मतलब है हमने क्रेडिट लिया है, उधारी पर खरीदना है। तो आपको ये पहले सोचना है कि क्या क्रेडिट देना और क्रेडिट लेना उचित है। क्या लगता है आपको? और ये अक्सर अच्छी बात है, क्योंकि अगर क्रेडिट नहीं देंगे आप और क्रेडिट नहीं लेंगे, तो व्यवसाय को आगे बढ़ाने में तो मुश्किल आ जाएगी। आपके कई सारे कस्टमर ऐसे होंगे कि बोलेंगे कि भाई हाँ, ये मैं लेना तो चाहता हूँ पर जेब में अभी पैसा नहीं है। तो आप अगर बोलेंगे कि भाई अगर पैसा नहीं तो मत लो, तो वो कोई और दूसरी दुकान चला जाएगा आदमी। आपका बिजनेस का डायरेक्ट लॉस हो जाएगा कस्टमर का। तो आपका इस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्रेडिट देना जरूरी है। उसी तरह से क्रेडिट लेना भी जरूरी है, क्योंकि भले ही आप 500 रुपए ही आपके पास जेब में है और आप सिर्फ 500 रुपए खरीद 500 रुपए लेके 500 केले खरीद सकते हो, पर आपको यकीन है कि आप 1000 केले बेच सकते हो। आपके सप्लायर ने आपको क्रेडिट नहीं दिया तो आप नहीं खरीद पाएंगे ये। तो इसीलिए क्रेडिट लेना और क्रेडिट देना ये अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों चीज को लेके हम व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये लेन देन जो है आपकी क्रेडिट और P&L जो है, इनमें कुछ रिलेशन है। तो जब हम P&L बनाते हैं तो हमारे पास दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका जवाब देना आवश्यक होता है। एक प्रश्न यह है कि हम जब रेवेन्यू की गणना करते हैं, तो क्या उधारी पर की गई बिक्री को शामिल करें। और दूसरा प्रश्न यह है कि जब हम कच्चे माल की कॉस्ट की गणना करते हैं, तो क्या हम उधारी पर खरीदी गई वस्तुओं को शामिल करें उसमें। ये दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है P&L के लिए। और दोनों प्रश्नों का उत्तर है हाँ, शामिल करना जरूरी है। तो इसका मतलब है P&L में व्यवसाय में हुआ लाभ या हानि, ये दोनों चीजों को दर्शाता है कि उधारी दी है या उधारी ली है। तो ये दोनों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा P&L का कैलकुलेशन करने के वक्त। पर ये अक्सर होगा कि P&L आपको इन चीजों में फर्क नहीं दिखाई देगा। तो आपको ये स्पष्ट नहीं होगा कि कितना कैश गया है और कितना कैश देना बाकी है, और कितना कैश आया है और कितना कैश आना बाकी है। तो इसका विवरण P&L में नहीं आएगा। इसीलिए हमको दो और स्टेटमेंट्स की तरफ देखना जरूरी है, एक तो बैलेंस शीट है और दूसरा है कैश फ्लो। और उनको हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। दो पॉइंट और P&L के बाकी है, तो आइए उनके तरफ देखते हैं। पहला है, सातवां पॉइंट है P&L और ऋण। और उसके बाद में देखेंगे कर, जिसको GST कहते हैं, उसको हम समझेंगे। तो आइए पहले देखते हैं P&L और ऋण या लोन। तो व्यवसाय में अक्सर आप लोन लेते हो, और लोन के संबंध में कुछ प्रश्न जरूर आते हैं। पहला प्रश्न है कि आपने जो बैंक से ली गई लोन की राशि है या कोई दोस्त से लिया वो लोन, वो लोन की राशि को हम कैसे दिखाएं और कहाँ दिखाएं। और जो लोन का भुगतान हम कर रहे हैं वो हम कहाँ दिखाएं। और दोनों चीजों को हम P&L में नहीं दिखाते हैं, इसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। और इसकी चर्चा हम जरूर आगे करेंगे। पर एक मुद्दा है लोन के साथ जिसको हम P&L में लाएंगे, और वो अभी देखेंगे आगे जाके। तो आपको एक याद रखना जरूरी है कि P&L सिर्फ एक प्रकार का स्टेटमेंट है। इसमें सभी प्रकार की वित्तीय लेन देनों के बारे में जानकारी नहीं है।
और इसीलिए हमको कैश फ्लो समझना भी जरूरी है और बैलेंस शीट समझना भी जरूरी है। तो मुख्य मुद्दा यह है कि पीएनएल में देखा गया आपको रेवेन्यू है और कॉस्ट है, इन चीजों के बारे में जो भी लेन देन है वो शामिल होती है। व्यवसाय में ये हो सकता है कि पर लाभ है पर कैश नहीं है, और ऐसी विपरीत स्थिति भी हो सकती है, जिसका मतलब है व्यवसाय में लाभ नहीं है पर कैश है। और पीएनएल सिर्फ एक प्रकार का स्टेटमेंट है जिसमें आपको व्यवसाय द्वारा कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में लेन देन शामिल है, बाकी लेन देन इसमें शामिल नहीं होती है। इसका मतलब है दैनिक व्यवसाय में जुड़े हुए जो लेन देन है सिर्फ उन लेन देन को हम शामिल करते हैं पीएनएल में, और बाकी जो लेन देन है जैसे हमने लोन के बारे में थोड़ा चर्चा किया है वो पीएनएल में जाएगा, वो कैश फ्लो में जाएगा, सॉरी वो बैलेंस शीट में जाएगा और वो कैश फ्लो में जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा वो। तो आइए आखिरी मुद्दा है कर, उसको हम थोड़ा समझेंगे अब। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कर क्या है और इसके प्रकार कौन से हैं। कर, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे टैक्स, एक अनिवार्य शुल्क है। तो ये गवर्नमेंट क्यों लगाता है हम पर? क्योंकि विभिन्न सार्वजनिक खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को इसकी मदद जरूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट व्यक्तियों पर और व्यवसायों पर ये शुल्क लगाता है। और ये शुल्क के कर के दो श्रेणियां होती है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम प्रत्यक्ष कर कहेंगे, और यह वह कर है जो करदाता द्वारा सिर्फ सरकार को ही दिया जाता है, इसमें कोई अन्य व्यक्ति या संस्था को बीच में नहीं लाया जाता है। इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कहां से जा रहा है? आपके हाथ से सरकार के हाथ में। और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, और यह अक्सर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। तो किसी व्यक्ति या व्यवसाय पर ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जाता है, पर यह वस्तुओं पर या सेवाओं पर लगाया जाता है। और इसमें और डायरेक्ट टैक्स में एक बड़ा फर्क है। इनडायरेक्ट टैक्स में ये जो कर है वो करदाता से, एक करदाता के हाथ से दूसरे करदाता के हाथ में दिया जाता है, और आखिर में ये गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। तो इसको इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारे सोसाइटी में, जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में कहेंगे वस्तु और सेवा का कर। और ये एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लिया जाता है। और व्यवसाय में हम जब उत्पाद बनाते हैं या सेवा बेचते हैं, उनके मूल्यों में हम जीएसटी को जोड़ देते हैं। और जो ग्राहक आपसे खरीद रहा है ये चीज, वो ना ही आपको आपके वस्तु का प्राइस दे रहा है और उसके साथ साथ जीएसटी भी दे रहा है, पर ये जीएसटी आपकी जेब में नहीं रहेगा। व्यवसाय को ये विक्रेता द्वारा जो लिया गया जीएसटी है वो टैक्स रिटर्न भरने के वक्त सरकार को दिया जाना चाहिए। जीएसटी का प्रमुख उद्देश्य यह है कि व्यवसाय को या ग्राहक को कर के ऊपर कर नहीं देना पड़ेगा। और ये थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमको एक उदाहरण लेके समझना चाहिए कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कर के ऊपर कर नहीं, कैसे नहीं दे रहे हैं हम। और इसके लिए हम जीएसटी का एक उदाहरण 10% के दर से लेंगे, जो वास्तविक दर नहीं है। अक्सर हमारे सोसाइटी में जीएसटी का दर अभी
18% कुछ चीजों पर है। 10% हम सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एक महिला है जो हैंडलूम इस्तेमाल करके कपड़ा बना रही है, और वो कपड़ा बना के 200 रुपए में दर्जी को वो कपड़ा बेच रही है। तो आइए पहले देखते हैं कि वो दर्जी उससे क्या करेगा। तो दर्जी खरीदे हुए कपड़े से एक कुर्ता बनाती है, और वह उस कुर्ते को एक थोक व्यापारी को 300 रुपए में बेचती है। पर उसके साथ साथ वो 10% जीएसटी भी जोड़ती है, तो इसीलिए थोक व्यापारी उसको 330 रुपए देता है। अब देखते हैं 330 रुपए देके थोक व्यापारी करता क्या है। अब थोक व्यापारी खरीदे हुए कुर्ते को खुदरा व्यापारियों को 400 रुपए की कीमत पर बेचता है, और साथ साथ 10 रुपए का 10% का जीएसटी भी जोड़ता है। इसका मतलब है आपका जीएसटी हुआ 40 रुपया और प्राइस हुआ 400 रुपया। तो खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी को 440 रुपया देगा। अब देखते हैं खुदरा व्यापारी क्या करेगा। अब खुदरा व्यापारी खरीदे हुए कुर्ते को ग्राहक को अपनी दुकान में 500 रुपए में बेचेगा, और 10% जीएसटी लगाएगा। तो इसका मतलब है ग्राहक अभी 550 रुपया दे रहा है खुदरा व्यापारी को। तो ये रही श्रृंखला कपड़ा बनाने से कुर्ता बेचने तक। आइए अब देखते हैं जीएसटी का क्या हो रहा है। हमारे देश में अगर आप हैंडलूम से कुछ चीजें बना रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रहा है लोगों को कि आप हैंडलूम पर कपड़ा बनाइएगा। तो इसीलिए महिला जीएसटी नहीं देगी, और इसीलिए वो चार्ज भी नहीं करेगी दर्जी को, सॉरी, इसीलिए वो दर्जी को चार्ज करेगी जब सिर्फ 200 रुपए में, और दर्जी जीएसटी नहीं देगा। पर दर्जी मशीन से काम कर रहा है, 300 रुपए में बेच रहा है कुर्ता, और 10% जीएसटी जोड़ रहा है। तो जीएसटी दर्जी कितना गवर्नमेंट को देगा, आइए देखते हैं। दर्जी ने 30 रुपया जीएसटी कलेक्ट किया है उसके कस्टमर से, पर दर्जी ने जो हैंडलूम पर कपड़ा बना के बेच रही उसको जीएसटी उसने 0 दिया है। तो इसीलिए दर्जी द्वारा सरकार को दिया गया जीएसटी आएगा 30 में से शून्य घटा दो तो 30 रुपया। तो दर्जी को 30 का 30 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आइए देखते हैं अब होलसेल लेवल पे क्या होता है। आपको याद होगा कि थोक व्यापारी ने 40 रुपया जीएसटी कलेक्ट किया है खुदरा व्यापारी से, पर आपको यह भी याद होगा कि थोक व्यापारी में 30 रुपया जीएसटी दिया था उसी कुर्ते पे। तो इसका मतलब है जो थोक व्यापारी द्वारा सरकार को दिया गया जीएसटी है वो 40 नहीं है, उसमें से 30 रुपया घटा के वो 10 रुपया जीएसटी गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि थोक व्यापारी ने ऑलरेडी 30 रुपया जीएसटी दर्जी को दिया है। और फाइनली आप देखेंगे रिटेलर की तरफ, उसको उसने क्या किया था, 50 रुपया जीएसटी कलेक्ट किया था कस्टमर से। पर आपको ये भी याद होगा ये खुदरा व्यापारी ने थोक व्यापारी को 40 रुपया जीएसटी ऑलरेडी दिया है। इसका मतलब है गवर्नमेंट को वो सिर्फ 10 रुपया जीएसटी देगा। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट को फुल 50 रुपया जीएसटी मिल गया, 30 रुपया आपको दर्जी से मिला, 10 रुपया आपको खुदरा सॉरी थोक व्यापारी से मिला, और 10 रुपया आपको खुदरा व्यापारी से मिला। तो सारा मिला के गवर्नमेंट को 50 रुपया जीएसटी मिल गया। पर हर व्यक्ति ने कर सिर्फ डिफरेंस पे दिया है,
कर पे कर नहीं दिया है। तो ये रहा जीएसटी का उदाहरण। भारत में इस दौरान अभी जो जीएसटी लागू है उसके दर हम नीचे दर्शा रहे हैं आपको। अगर आप किताबें बेच रहे हो, अखबार बेच रहे हो, या हैंडलूम पर बने सूती कपड़े बेच रहे हो, या होटल सेवाएं छोटी बहुत बेच रहे हो, तो उस पर जीएसटी 0 है। अगर आपने कटे हुए या आधी पॉलिश वाले रत्न बेच रहे हो तो 0.25% जीएसटी है। घरेलू जरूरत के सामान है जैसे चीनी है, मसाले है, चाय कॉफी है, इन पर 5% जीएसटी लगता है। और जैसे बालों का तेल है, टूथपेस्ट है, साबुन है, इस तरह की चीजों को 18% लगता है। और बड़ी चीजें हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसको कहते हैं, या सिरेमिक टाइलें है, या सिगरेट है, कार है, जिसको हम विलासित वस्तुओं वस्तुओं को की दर्जा में जाती है ये चीजें, उन पर 28% जीएसटी है। तो इसीलिए हमारे उदाहरण में हमने जो 10% लिया था वो सिर्फ समझने के लिए है। रियल नंबर जो है वो ये है, ये दिखाई देगा आपको टेबल में। कुछ कुछ व्यवसाय में गवर्नमेंट ने जीएसटी की छूट दी है, तो जिनको हम अंग्रेजी में कहेंगे एग्जेम्पशन। तो जिन व्यवसाय और जिन व्यक्तियों को रेवेन्यू उनका 40 लाख रुपए से कम है, और जो पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में है जैसे अरुणाचल है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, इनको छोड़ के 20 लाख है, और ये राज्यों को 40 लाख है। तो अगर आप इन राज्यों में रहते हो और आपका रेवेन्यू 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है। पर अगर आप गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, तो आपका रेवेन्यू 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी नहीं है, 20 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। हम्म? तो ये रहा आपका एग्जेम्पशन या छूट का पहला पॉइंट। आप अगर सर्विसेज बिजनेस में हो, सेवा क्षेत्र में हो, तो 20 लाख का जो लिमिट है वो सब पहाड़ी और उत्तर पूर्व राज्यों के लिए है, और बाकी राज्यों में 10 लाख का लिमिट है अगर आप सर्विस बिजनेस में हो। आप अगर प्रोडक्शन या गुड्स बिजनेस में हो तो ये ऊपर का है, आप सर्विसेज में हो तो नीचे का है। तो आप अगर महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या कर्नाटका में हो, तो आप अगर वस्तुओं के बिजनेस में हो तो आपको 20 लाख का लिमिट है, सेवाओं के बिजनेस में हो तो आपको 10 लाख का लिमिट है। आप अगर अरुणाचल में हो, आप अगर वस्तुओं का बिजनेस कर रहे हो तो आपको 40 लाख का लिमिट है। आप अगर सेवाओं का बिजनेस कर रहे हो अरुणाचल में तो आपको 20 लाख का लिमिट है। तो ये रहा पीएनएल और उसके साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स का अवलोकन।